नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था कि यहाँ पर रोहित अब अब्दुल और चिराग के साथ उस रात की वीडियो देख रहा था जिस समय शीला को मौत के घाट उतार दिया गया था। जब वो उस वीडियो में देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर नताशा, जिसे ये सभी अभी रोहित ही जानता था कि वो नताशा है, जबकि अब्दुल और चिराग उसे आयशा समझ रहे थे, यानी कि रोहित की माँ समझ रहे थे। वो वहाँ पर देखते हैं कि नताशा वहाँ पर जाती है और शीला के एक एक हाथ की हड्डियों को तोड़ देती है और उससे पहले कि नताशा वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो जोर से वहाँ से उसे एक पंच मारते हुए वहाँ से चली जाती है। नताशा यहाँ पर है, नताशा जो इस कंबल को यहाँ पर ओढ़कर आई थी वो उसे ओढ़कर रूम के वहाँ से चली जाती है। इधर वहाँ अभी जैसे ही वो स्वाति के रूम के सामने जो उसने कंबल गिराया हुआ था वो उसे उठाकर स्वाति के रूम के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उस रूम से उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो दूसरी तरफ से भागने लगती है। ये देख कर तो अब रोहित कहता है ये तो दूसरी तरफ से जंप की है, इसका तो ये मतलब हुआ कि वो जो कंबल मल्होत्रा हाउस में स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मिला था वो इनका नहीं था, यानी वो किसी और का था। इसका मतलब ये कि इनके बाद फिर कौन आया है। इधर ये सुनते ही अब चिराग कहता है कि देखो हो गया है, अब हम इसे बंद कर देते हैं क्योंकि आयशा मैडम तो देखो अब जा चुकी है। इस बात पर अब रोहित कहता है नहीं चिराग, अभी टीवी को बंद नहीं करना है, थोड़ा सा सब्र करो, आगे आगे देखो होता क्या है। ये सुनते ही अब चिराग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो वहीं पर ही बैठ जाता है। हालांकि चिराग को लगता है कि आखिर अब इस वीडियो में और क्या ही होगा, क्योंकि वो एक टेडी के अंदर एक छिपाया हुआ कैमरा था जिसमें वीडियो तो बहुत लंबी थी, लेकिन चिराग यही सोचता है कि बस उन्हें यहीं तक ही देखना चाहिए। तो वहीं जैसे तैसे अब यहाँ पर वो देखते हैं कि नताशा के वहां से जाने के बाद इधर शीला अपने खून जैसे तैसे करके खुद को अब उन रस्सियों से आज़ाद करती है, क्योंकि नताशा ने उन्हें वहां पर डाइनिंग टेबल्स पर से रस्सियों से बांध दिया था। इधर उसके हाथ में यहाँ पर बहुत पेन हो रहा था क्योंकि नताशा ने उसकी उंगलियों तक को तोड़ा था, लेकिन अब वो यहाँ पर फिर भी कहती है आयशा मारवा, तुमने जो आज किया है ना मेरे साथ, उसके लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो हाल तुमने मेरे साथ किया है ना, देखना वो मैं दोबारा तुम्हारे साथ बिल्कुल इससे भी बुरी तरह से दोहराऊंगी। या ये सब कहते हुए ही शीला ने यहाँ पर अभी ये कहा ही था कि तभी अब उसे स्टेयरकेस से नीचे आते हुए किसी के जूतों की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था इसलिए बस उसे इतना ही पता होता है कि कोई है जो यहाँ पर जिसने जूते पहने हुए हैं, और उसके जूतों की आवाज़ यहाँ पर शीला के ही पास आती जा रही थी, जिसे सुनकर शीला सोचती है जरूर यहाँ पर फिर कोई आया है और वो उसी की तरफ ही बढ़ रहा है। इधर वो जैसे ही ये सब नीचे से यहाँ जैसे ही नीचे उतर रहा होता है तो शीला अब उसे देखने की कोशिश करती है। शीला अब उसे उसके पैरों से लेकर ऊपर की तरफ देखती है और अब वो कहती है स्वाति तुम, और वो भी इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर ये शख्स जो आया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद स्वाति मल्होत्रा ही थी। शीला की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ मैं, लेकिन तुमने क्या सोचा था? क्या तुमने किसी और को एक्सपेक्ट किया था? अब ये देखो ये अंधेरा मैंने किया, यहाँ तक कि घर के सारे कैमरा को मैंने ही खराब किया है, यहाँ तक के हिडन कैमरा को भी। वैसे कैसा लग रहा है शीला तुम्हें? क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हो। वैसे तुम्हारी हालत देखकर मुझे बुरा नहीं लग रहा है शीला, इनफैक्ट अगर मैं सच कहूँ तो मुझे आज तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने देख लिया था कि किस तरह से उसके हाथों की उंगलियां टूटी हुई थी और वो भी उन रस्सियों से निकल ही रही थी, जिसे उन रस्सियों को देखकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अंदाजा लगा लेती है कि उससे पहले यहाँ पर कोई आया है जिसने शीला को यहाँ पर बांधा हुआ था।
लेकिन अब वो इसलिए ये सब देखकर वो उसे कहती है। अब वो कहती है, वैसे वैसे तुम्हारे हाथों का ये हाल नेत्रा ने किया है क्या शीला? बताओ बताओ, क्या क्या सच में नेत्रा ये सब करके गई है? क्योंकि तुमने आकाश और आलिशा को मार दिया, इसी वजह से शायद नेत्रा ये सब करके गई होगी। यहाँ पर स्वाति की इन सारी ही बातों को शीला बस चुपचाप सुने जा रही थी। इधर स्वाति अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, देखो अगर आने में मुझे थोड़ी सी देर और हो जाती तो शायद नेत्रा तुम्हें आज मार ही देती, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने तो यही सोचा था कि अभी उसके आने से पहले यहाँ पर जो भी शीला को मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि नेत्रा ही थी। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्या मुझे बचाने के लिए आई हो? हाँ, कि जो मुझे यहाँ पर मार रहा था, क्या तुम मुझे उससे बचा सकती थी? और वैसे भी मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए स्वाति, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं अपने आप को खुद बचा सकती हूँ, इसलिए गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इधर शीला की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब शीला के थोड़ा सा करीब आ जाती है और उसके करीब जाकर अब वो यहाँ पर अपने हाथ में डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ एक खंजर उसे अपने हाथों में उठाती है और कहती है, वैसे शीला, याद है ना तुम्हें कि जब मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था तो मेरी प्रेगनेंसी के समय में तुमने मेरे बच्चे के बारे में भी ना सोचकर तुमने मेरे साथ क्या किया था? कितनी खतरनाक प्लानिंग की थी शीला तुमने, क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है या नहीं? इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने कहा तो ये सुनते ही अब स्वाति यहाँ पर शीला कहती है, कुछ भी गलत नहीं किया था मैंने स्वाति, ठीक है? तुम्हें वो सब चीजें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय मैं तुम करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुम्हारे साथ वो सब नहीं हो पाया। और वैसे भी अगर मुझे फिर से दोबारा मौका मिलेगा ना तो मैं दोबारा तुम्हारे साथ ये वो सब जरूर करूंगी जो उस समय मैं तुम्हारे साथ करना चाहती थी। बस एक बार मेरा हाथ ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ की हालत अभी ठीक नहीं है, नहीं तो मैं अभी के अभी तुम्हें वो मजा तो जरूर चखाती। मैं खुद ही अकेली पर्याप्त थी तुम्हारे लिए अभी फिर से वही हालत करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है स्वाति कि आज मेरे हाथ ठीक नहीं है, मेरे हाथों की हड्डियां भी टूटी हुई हैं। इधर यहाँ पर ऐसी हालत में भी शीला का इतना गुरूर देखकर उसकी ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अच्छा सच में तुम मेरा वो हाल करती? और ये कहते हुए ही से स्वाति मल्होत्रा अब पीछे से शीला के पीछे से उसकी कमर पर उस खंजर से वार कर देती है और वो उस खंजर से को शीला की कमर में पूरा का पूरा घपो देती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने पीछे से उसकी कमर में इस खंजर को घुसाया तो शीला की एकदम से हाथ निकल जाती है और अब स्वाति मल्होत्रा उस खंजर को फिर से निकाल लेती है और वो यहाँ पर क्योंकि स्वाति ने उसके ऊपर अब की बार खंजर से वार कर दिया था, क्योंकि नताशा ने तो बस उसके हाथों की हड्डियों को ही तोड़ा था, लेकिन स्वाति ने तो सीधा जिस तरह से खंजर से उस पर वार किया उससे अब शीला समझ जाती है कि आज शायद वो ना बच पाए। लेकिन वो फिर भी अब उसे ये उम्मीद नहीं थी कि स्वाति उसके ऊपर इस तरह से खंजर से वार करेगी, इसलिए वो बस हैरानी से अब स्वाति को ही देख रही थी कि आखिर स्वाति ने उसके साथ ये क्या किया। उसे उम्मीद नहीं थी ये सब करने की और इसलिए वो उसे कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो स्वाति? हाँ, तुम तो अच्छी हो ना, क्योंकि अब शीला को लगने लगा था कि स्वाति ने जिस तरह से उसके ऊपर एक खंजर से वार किया है उस तरह से अगर उसने बार बार उसके ऊपर ऐसे ही वार कर दिए तो शायद उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब शीला को यहाँ पर अपनी मौत अपने सामने स्वाति की आंखों में दिखाई देने लगी थी। हालांकि जब स्वाति यहाँ पर आई थी तो तब उसे ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब इसे खंजर की वजह से ही मानो यहाँ पर शीला को सब कुछ पिछले अपने कर्म तक याद आने लगे थे जो उसने स्वाति के साथ किया था। लेकिन वो यहाँ पर अब स्वाति को फिर भी उसकी अच्छी होने की दुहाई देती है कि माना मैं तो बुरी हूँ स्वाति, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो ना। अरे मुझे मारकर तुम अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहती हो? मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? अच्छे लोग ये सब करते हैं तो उन्हें ये शोभा नहीं देता।
इधर से अब यहाँ पर शीला की ये ऐसी बातें सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अच्छा अच्छा शीला, अब तुम्हें मैं अच्छी नजर आती हूँ। हाँ, लेकिन ये मत भूलो शीला कि अच्छे इंसानों को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अच्छी अपनी अच्छाई तक भूल जाए। और तुम अब यहाँ पर स्वाति ने उन्हें तुम ही कहा था कि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब इससे पहले कि उसके ऊपर एक और दूसरा वार उस चाकू से करती कि तभी अब स्वाति मल्होत्रा के कानों में वहां पर कुछ गिरने की आवाज आती है। स्वाति मल्होत्रा को ये आवाज किचन में से आती है, जिसे सुनकर अब स्वाति को लगता है शायद किचन में कोई है, इसलिए उस आवाज की जैसे उन्हें वो आवाज सुनाई देती है तो स्वाति सोचती है इस वक्त यहाँ पर घर में कौन हो सकता है। और ये कहते हुए ही स्वाति अब जोर से शीला को वहीं पर नीचे की तरफ ही धक्का दे देती है और वो यहाँ पर भागकर सीधा ही स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ जाने लगती है। इधर जैसे ही यहाँ पर स्वाति ने शीला को धक्का दिया था तो वो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और इधर जमीन पर गिरी हुई ही अब शीला कहती है, अब कौन आया है? लगता है कि कोई मेरा वेल विशर ही होगा, शायद कोई मेरा अच्छा सोचने वाला होगा। काश कोई वही हो ताकि आज मैं बच जाऊं। कि वैसे अगर मेरे हाथों की हड्डियां ही टूटी होती तो फिर भी देखा जाता, लेकिन अब खंजर इसका क्या। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि जब तक वो मेरे ऊपर और वार करती तब तक अच्छा हुआ यहाँ पर मेरा ये वेल विशर आ गया। यही सोचकर ही शीला अब यहाँ पर अपनी साड़ी के पल्लू को अब अपनी कमर पर रखती है ताकि जिस खंजर से स्वाति ने उसके ऊपर वार किया था वहां से उसका ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, इसलिए वो अपनी साड़ी के पल्लू को उस अपने घाव पर रखती है और अब उसे दबाते हुए अपने खून को रोकने की कोशिश करती है। इधर वो जैसे ही अब उसको दबाते हुए अपना बैलेंस बनाकर खड़ी होती है ताकि वो यहाँ से जल्द निकल सके और अपने आप को बचा सके। तभी वो यहाँ से उठी ही थी कि तभी वहाँ पर उसे किचन से आती हुई बड़ी रानी दिखाई देती है। बड़ी रानी को वहां पर देखकर अब शीला के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि शीला को लगा था कि बड़ी रानी अब उसे बचा लेगी, क्योंकि बड़ी रानी तो उसकी बहन थी ना। शीला इस राज को अच्छी तरह से जानती थी और यही सोचकर अब वो उसके चेहरे पर स्माइल थी। और अब वो यहाँ पर इससे पहले बड़ी रानी कुछ भी कहती या करती कि शीला अब यहाँ पर कहती है, मुझे पता था जरूर इस बार मेरा कोई वेल विशर है जो मुझे बचा ही लेगा। देखो तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए ही आई हो ना। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाकर जरूर ले जाओगी यहाँ से। इधर शीला की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी अब अपने कदमों को शीला की तरफ बढ़ा देती है और अब वो यहाँ पर बड़ी रानी ने अपने हाथों को पीछे की तरफ किया हुआ था और अब वो यहाँ पर शीला से सवाल करती है, क्यों शीला, आपको हमसे ऐसी उम्मीद क्यों है कि मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए आई हूँ? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको बचा सकती हूँ? सच में? इधर बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब शीला कहती है, क्यों आपका और मेरा रिश्ता है ना। यहाँ पर जैसे ही शीला भी उसे ये कहती है कि हम दोनों का एक रिश्ता है तो अब यहाँ पर बड़ी रानी कहती है, रिश्ता? कैसा रिश्ता? अब यहाँ पर उसकी बात सुनकर अब शीला कहती है, क्योंकि हम दोनों। अब यहाँ पर शीला इससे आगे कुछ भी कहती, यहाँ पर शीला ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अब उसकी बात को ही बीच में काटते हुए ही अब बड़ी रानी कहती है, नहीं हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक दुश्मनी का। तुम्हें याद है ना शीला, 30 साल पहले तुमने जब राजमहल पर अटैक किया था, हाँ तुम्हारे ही के तुम भी तो उसमें शामिल थी ना। और ये सुनते ही अब शीला के चेहरे के एक्सप्रेशन अब एकदम से ही बदल जाते हैं। शीला को अब याद आ जाता है कि 30 साल पहले जब राजमहल पर अटैक हुआ था उनके लोगों ने ही किया था, तो तब शीला भी वहीं पर ही थी। और अब यहाँ पर शीला कहती है, हाँ 30 साल पहले अटैक हुआ था तो क्या उसमें मैंने क्या किया है? अब यहाँ पर आप कहना क्या चाहती हैं? साफ कहिए। इधर शीला की इस बात पर अब बड़ी रानी अब शीला से के ऊपर खंजर चलाने ही वाली थी कि तभी शीला अब अपने हाथों से उसके हाथ को रोकते हुए ही कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? ये आप क्या कर रही हैं? एक बार आप प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, क्योंकि जिस जोश के साथ यहाँ पर बड़ी रानी ने जो खंजर यहाँ पर स्वाति ने फेंका था उसको उठाकर उसके अंदर उसे खंजर से उसके ऊपर वार करने ही वाली थी कि शीला भी यहाँ पर कोशिश करती है कि वो बड़ी रानी को कन्वेंस करे और वो उसे बताए कि वो उसकी बहन है, उसकी माँ जाई बहन है, वो दोनों बहनें हैं, इसलिए वो अपनी बहन को ही ऐसे नहीं मार सकती।
लेकिन इधर यहाँ पर शीला ने इतना ही कहा था कि आप मेरी बात सुन लीजिए। ये सुनते ही बड़ी रानी अब यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो अब अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शीला को अब यहाँ पर अपने से दूर धक्का दे देती है, जिससे शीला अब वहाँ पर फिर से जमीन पर जाकर गिर जाती है। और वो अब यहाँ पर शीला से कहती है, देखो आज आज मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुननी ही नहीं है, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कहना चाहती हो। आज आज इतना तो जरूर है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे इतने सालों का बदला, इतने सालों की आग, आज आज मैं अपने मन की सारी आग खत्म करूंगी। अरे तुम्हारी वजह से मैंने अपनी एक मासूम बच्ची को खोया है। तुमने मेरी मासूम सी बच्ची को मारा था ना। जिस समय राजमहल पर हमला हुआ था तो मेरी बच्ची को मारने वाली तुम ही थी ना। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब यहाँ पर शीला के ऊपर लगातार लगातार 2 बार शीला के ऊपर खंजर से वार कर देती है। और वार करते हुए वो यहाँ पर उसके ऊपर एक क्रॉस का साइन भी बना देती है। और अब वो यहाँ पर कहती है, हमारी बच्ची को मारा था ना तुमने। हाँ, आपको जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए आज हम आपको जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब शीला के ऊपर अब अपना अगला एक और वार करने ही वाली थी उस खंजर से कि तभी अब अचानक से बड़ी रानी का फोन बजने लगता है। अचानक से अपने फ़ोन की रिंगटोन को सुनकर अब बड़ी रानी जल्दी से अब उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और इधर अब वो शीला को ऐसे ही छोड़कर अब किचन के रास्ते से वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि बड़ी रानी ने 2 बार शीला के ऊपर खंजर से वार कर दिया था। शीला यहाँ पर खून में लथपथ थी, इसलिए उसे ऐसे देखकर अब बड़ी रानी सोचती है कि अब तो ये अपने आप ही मर जाएगी। और जो फ़ोन कॉल यहाँ पर आया था उससे बात करने के लिए वो तभी के तभी वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही बड़ी रानी जिस यहाँ किचन के रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जाती है तो उसे जाता हुआ देखकर अब शीला कहती है, अच्छा हुआ कि मेरी बॉडी में हीलिंग पावर ड्रग है। अरे इन दोनों ने मेरे ऊपर जो 3 बार खंजर से वार किया है, अच्छा हुआ कि उस हीलिंग पावर ड्रग की वजह से मेरी बॉडी में अभी तक जान बची हुई है। नहीं तो अगर मेरे अंदर नॉर्मल ब्लड होता तो शायद मैं अब तक तो मर ही चुकी होती। मेरा कितना ब्लड लॉस होता जा रहा है। अब बस मुझे किसी भी तरह से यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो मेरी बॉडी में बहुत सारा और भी ब्लड लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब इस खून को रोक पाना मेरे लिए मुश्किल है। और वैसे भी अब तो मेरे उंगलियां भी काम नहीं कर रही। अब बस मुझे जल्द से जल्द यहाँ से उठकर किसी भी तरह से यहाँ से इस घर से बाहर निकलना होगा और मुझे अपना इलाज करवाना है। ये कहते हुए ही शीला वहाँ से धीरे धीरे फिर से उठती है और वहाँ से अब वो धीरे धीरे चलने ही की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अब उसके सामने फिर से 2 शख्स आकर खड़े हो जाते हैं। आज शीला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक बार कोई आ रहा है, क्योंकि 3 लोगों से तो अब तक वो मार खा ही चुकी थी। और अब फिर से अपने सामने 2 शख्सों को देखकर अब यहाँ पर शीला कहती है, अब तुम दोनों कौन हो, क्या करने आई हो यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर उन्हें देखकर अब जब अब्दुल ने टीवी में ये सब देखा कि अब शीला के सामने 2 और शख्स खड़े हुए थे, तो उन दोनों को देखकर अब यहाँ पर अब्दुल कहता है, अब किंग ये दोनों कौन हैं। अब यहाँ पर अब्दुल की इस बात को सुनकर इससे पहले कि रोहित कुछ भी कहता कि उसकी इस बात पर अब चिराग कहता है, देखो अब्दुल, इसका तो कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ साफ अभी दिख नहीं रहा है। जहाँ एक तरफ चिराग और अब्दुल दोनों अभी एक दूसरे के साथ अब इसके बारे में डिस्कशन कर ही रहे थे, तो वहीं रोहित अब एक नज़र में ही अब पहचान गया था कि ये दोनों कौन है। और क्योंकि रोहित को पता चल गया था वो दोनों कोई और नहीं बल्कि उनमें से एक किंग की स्टैचू आकांक्षा थी और उसके साथ में एक उसकी माँ खुद आयशा मारवा थी। अब उन दोनों को देखकर अब यहाँ पर रोहित बड़े यही सोच रहा था कि क्या माँ भी वहाँ पर गई थी। और यहाँ पर अब रोहित बड़े ध्यान से ही देखता है, तो अब यहाँ पर जब रोहित ने देखा तो आयशा मारवा ने, जिसने यहाँ पर अपने चेहरे को कवर किया हुआ था, उसने यहाँ पर शीला के ऊपर बिना कुछ कहे ही वैसे ही 8 बार उस चाकू से वार किया, जैसे कि शीला ने रोहित के ऊपर वार किया था जब उसने दमयंती के साथ मिलकर अपनी प्लानिंग की थी कि रोहित को मारने की। और ये सब देखकर तो अब रोहित अब पूरी तरह से श्योर
हो गया था, समझ गया था कि भले ही उसकी माँ अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहती है कि उसे किसने कितना हर्ट किया है, कितना नहीं, उसे क्या फील हो रहा है, लेकिन हाँ, वो कुछ भी भूलती नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आयशा ने उसी तरह से 8 बार उसके ऊपर वार किया था, तो रोहित समझ जाता है कि उसकी माँ ने उसके उन जख्मों का बदला लिया है। और यही सोचते हुए ही रोहित अब टीवी स्क्रीन पर अब ध्यान से देखता है, तो यहाँ पर क्योंकि आयशा मारवा ने अब उसके ऊपर लगातार 8 बार वार किया था, तो जिसकी वजह से शीला नीचे होल में ही गिरी हुई थी। और इधर आयशा और किंग की स्टैचू वहां पर बिना कुछ कहे ही वहां पर चली जाती हैं, क्योंकि इन दोनों को देखकर तो शीला को भी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर ये दो लोग कौन थे और ये उसे क्यों मार के गए हैं, उनकी इनके साथ क्या दुश्मनी थी। ये लोग यहाँ से जा चुके थे, तभी अब अचानक से शीला की आंखें खुलती हैं और अब वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो कहती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आज सब बारी बारी से मुझे इस हालत में देखकर बदला लेने के लिए आ रहे हैं। पता नहीं क्या आज सबको पता चल गया है कि मेरी ये हालत है। अरे अगर मैं ठीक होती तो एक एक करके सब मुझसे मिलते, तो फिर मैं इन्हें बताती। एनीवे, एक बार बस मैं ठीक हो जाऊं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे जो ब्लैक कैट से नहीं मरी, वो किसी और से क्या मरेगी। इन लोगों को ये सब कोशिश करने दो। इनके इन खंजरों का मेरे इस बॉडी पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी में तो ये हीलिंग पावर ड्रग है। मैं वापिस आकर तुम सभी को ही जान से मार दूंगी। मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। और ये कहते हुए ही शीला अब वहाँ पर बने हुए अब एक पिलर का सहारा लेती है, और अब वो यहाँ पर उस पिलर का सहारा लेते हुए अब शीला अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे खींचती है और अब उस पिलर के सहारे लगकर टिक कर बैठ जाती है। और अब वो यहाँ पर कहती है, मेरा फोन कहाँ है। लेकिन मेरे फोन को ढूंढने से पहले मुझे उससे पहले अपने पापा के लैब तक पहुंचना ही होगा। बस एक बार मैं वहां तक पहुंच जाऊं, उसके बाद तो फिर मेरा काम और आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा सा भी कोई क्लू मिल गया कि वो खून किसका था, तो शायद मैं नेत्रा को यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए बुला सकूं। फिर शायद नेत्रा मुझे बचा लेगी, और अदरवाइज मैं यहाँ पर अब किसको बुलाऊं। यहाँ शीला भी कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब उसकी नज़र सामने खड़े हुए शख्स पर जाती है, क्योंकि अभी शीला को अपने सामने फिर से एक और शख्स दिखाई देता है, जिसे देखकर पहले तो शीला यहाँ पर सहम सी जाती है, घबरा सी जाती है। लेकिन जब वो उसके चेहरे को देखती है तो यहाँ पर ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर खुद अंजलि मल्होत्रा खड़ी हुई थी। जब तक शीला ने इस चेहरे को नहीं देखा था तो शीला घबरा जाती है कि अब ये नया शख्स कौन है जो अब उसके ऊपर फिर से वार करने के लिए आया है, क्योंकि हर बार शीला के लिए हर एक वार को सहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। हालांकि हीलिंग पावर ड्रग की वजह से वो ये इन वारों का उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं था, लेकिन हाँ, उसका ब्लड बहुत ही बह चुका था। लेकिन अब अंजलि को सामने देख कर अब यहाँ पर शीला कहती है, अच्छा तो तुम हो अंजलि। देखो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें जैसे ही पता चलेगा कि तुम्हारे दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो मुझे तो नहीं लगा था कि तुम अब बिस्तर से भी उठ पाओगी। मुझे तो लगा था तुम सीधा ही बिस्तर पर ही लेटने के बाद अपने दोनों बच्चों के पास ही यमराज के पास चली जाओगी। लेकिन मानना पड़ेगा अंजलि तुम्हारी हिम्मत को, तुम अभी तक जिंदा हो। इधर शीला की ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, क्या बिगाड़ा था शीला मेरे बच्चों ने तुम्हारा। हाँ, क्यों उनकी जान की प्यासी बनी हुई थी, क्यों मेरे बच्चों को जीने नहीं देना चाहती थी। अरे जब से वो पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक क्यों उनकी दुश्मन बनी हुई है। क्यों मारा है तुमने मेरे बच्चों को। अरे अगर तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी थी शीला, तो प्लीज सीधे आकर बात करती। तुम्हें जो चाहिए था मुझे बताती, लेकिन क्यों तूने तो मेरी जिंदगी कॉलेज से लेकर अब तक बिल्कुल खराब ही कर दी। और ये कहते हुए ही अंजलि अब शीला के पास आ जाती है, तो इधर शीला अब उसे खुद से दूर करते हुए ही कहती है, तुम्हारे बच्चे, सच बताऊं तो अंजलि, मैं जानती हूँ वो बच्चे थे, लेकिन तुम्हारे बच्चे मुझे राजीव के दिए हुए उस धोखे की
को याद दिलाते हैं, क्योंकि तुम्हारे बच्चे मुझे दिए हुए उस धोखे की ही निशानी है जो राजीव ने मुझे धोखा दिया था। और वैसे भी इससे पहले कई बार मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्या है ना, उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस समय मैं उन्हें नहीं मार पाई थी। लेकिन देखो ना अंजलि, मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मुझे कितना सुकून मिल रहा है। अच्छा हुआ अब तुम्हारे बच्चे मर गए हैं, अब वो धोखा मुझे याद भी नहीं आएगा। इधर शीला की ये बात सुनते ही अब अंजलि को गुस्सा आता है और वो गुस्से में शीला के पास जाकर, क्योंकि शीला अभी भी यहाँ पर पिलर के से कमर टिका कर बैठी हुई थी, तो वो यहाँ पर अपने दोनों ही हाथों को अब शीला के पास लेकर जाती है और अब दोनों हाथों से उसके गले को पकड़कर उसके गले को दबाकर कहती है, कैसी औरत हो शीला तुम। हाँ सच में तुम तो औरत के नाम पर एक कलंक हो। अरे तुम्हें औरत बनकर तो पैदा होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें तो एक नागिन बनना चाहिए था। अरे तुम्हारे अंदर ना तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना ही कोई इंसानियत है। अरे तुम्हें अच्छी तरह से पता था ना शीला कि राजीव तुमसे प्यार ही नहीं करता था। अरे कॉलेज में जब हम पढ़ते थे वो तब से ही तुमसे प्यार नहीं करता था, इवन वो मुझे पसंद करता था, लेकिन उसके बाद भी सच में तुम कितनी बेशरम औरत हो ना कि तुम उसे ही पाना चाहती थी। अरे कोई इतना कैसे गिर सकता है जब तुम्हें पता था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी पता नहीं तुम राजीव के पीछे क्यों लगी हुई थी। इधर यहाँ पर अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, मुझे राजीव में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट पहले था। अगर मैं सच कहूँ, चलो क्योंकि आज तुम पूछ रही हो तो इसलिए अंजलि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें दे देती हूँ। मैं बस उस समय गुलेरिया हाउस की बड़ी बहू बनना चाहती थी और कुछ भी नहीं। मुझे राजीव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और वैसे भी तुम्हें तो ये भी नहीं पता है ना अंजलि कि तुम किशन के बच्चों की माँ कैसे बनी। अब यहाँ पर शीला ने सीधा ही अब अपना वो सवाल अंजलि मल्होत्रा के ऊपर फेंक दिया था, जिसके बारे में तो खुद अंजलि मल्होत्रा को भी नहीं पता था। इधर शीला की ये बात सुनते ही अंजलि मामी हैरान जरूर होती है कि आखिर शीला क्या कहना चाहती है, और वो बस हैरानी से शीला को ही देख रही थी। और अब वो यहाँ पर उससे कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो शीला। देखो बातों को घुमा कर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, साफ साफ कहो तुमने क्या किया है। अब अंजलि की और ये कहते हुए ही अब अंजलि क्योंकि अंजलि मल्होत्रा को आज शीला से सच जानना था कि आखिर उसने उसके बच्चों में के साथ क्या किया है। आखिर वो किशन के बच्चों की माँ कैसे बनी, कहीं उसमें भी शीला ने कोई चालबाजी खेली है क्या। ये सब जानने के लिए अंजलि अपने हाथों की पकड़ को थोड़ा सा उसके गले पर ढीला छोड़ देती है ताकि शीला अब उसे सच बताए। इधर शीला अब थोड़ी देर यहाँ पर खांसने लगती है, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा ने उसके गले को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा रिलीज होता है तो अब वो खांसते हुए ही कहती है, मुझे पता है अंजलि कि महेंद्र तुम्हारा किडनैप करने ही वाला था, और वो तुम्हारा किडनैप कर वो तुम्हें राजीव के पास लेकर चला जाता, और उसे ऐसा, और सच कहूँ तो महेंद्र ने ऐसा किया भी था, लेकिन मैं भी उस समय कुछ कम नहीं थी। मैं इससे पहले कि महेंद्र यहाँ पर अपना खेल खेलता, इससे पहले वो तुम्हें किडनैप करता और तुम्हें राजीव तक छोड़ के आता, उससे पहले मैंने अपना खेल खेल दिया था। मुझे पता था ये महेंद्र और राजीव कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे, और उसके बाद जब मैंने अपना खेल खेला उसके बाद तो फिर तुम्हारे खुद की भी कोई औकात ही नहीं बची। उसके बाद तो तुम खुद अपनी मर्जी से राजीव के पहले से यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आ गई थी। सच में वो देखना मेरे लिए बड़ा ही दिलचस्प था। और ये कहते हुए ही शीला अब जोर जोर से हंसने लगती है। तो वहीं अब अंजलि अब हैरानी से बस शीला को ही देख रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये कितनी गिरी हुई औरत है। जी अब वो यहाँ पर शीला को देखती है जिसकी बॉडी से पूरी की पूरी बॉडी से अब खून निकल रहा था। वो यहाँ पर खून से लथपथ बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी शर्म नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इसलिए वो यहाँ पर और वो भी यहाँ पर बैठ के शीला या अंजलि की बेबसी पर ही हंस रही थी।
यहाँ पर अब अंजलि को भी यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अंजलि अब शीला के गले को और भी जोर से पकड़ कर दबा देती और कहती है, क्या क्या किया था शीला तुमने मेरे साथ क्या किया था और क्यों मुझे मेरी नज़रों में तुमने उस समय गिराया था। मुझे उस समय लगा था कि मैंने सच में राजीव को धोखा दिया है, इसलिए मैं खुद राजीव के पहले से यहाँ पर आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। सच कहूँ तो मैंने राजीव को कभी धोखा ही नहीं दिया था। देखो, तुम ही थी जिसने मेरे और राजीव के बीच में ना जाने कितनी ही दरारें डाल दी। अब यहाँ पर अंजलि ये कह ही रही थी कि ये कहते हुए ही उसके हाथ का प्रेशर अब शीला की गर्दन पर इतना हो गया था कि शीला अब यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रही थी। और इधर अंजलि ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया और इधर शीला अब यहाँ पर सांस न ले पाने की वजह से फाइनली अब अपना दम तोड़ देती है। अंजलि यहाँ पर बार बार शीला के ऊपर चिल्लाई जा रही थी, लेकिन शीला थी कि ना तो अब उसके मुंह से कोई हंसी की आवाज आ रही थी और ना ही वो कुछ बोल रही थी। ये सब देखकर तो अब अंजलि एकदम से ही हैरान हो जाती है कि आखिर अब इसे क्या हो गया। और वो भी यहाँ पर शीला के गाल पर अब एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, शीला उठो शीला, देखो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही होगा। तुम मुझे सच बताए बगैर इस तरह से तो ऐसे नहीं जा सकती हो। आज मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। इधर यहाँ पर अंजलि अब शीला को ऐसे देखकर शौक में चली जाती है। अंजलि को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथों से अब शीला का खून हो गया है, क्योंकि वो तो यहाँ पर बस अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए आई थी, लेकिन गुस्से में उसने उसकी गर्दन दबा दी। इस बात पर अब उसे यह अपने ऊपर काफी गुस्सा भी आ रहा था। इधर यहाँ पर अंजलि, जो कि अभी शौक में ही चली गई थी, वो ऐसे ही एक स्टैचू सी बनकर खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर एंट्रेंस से राजीव यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आता है। इधर राजीव जहां मल्होत्रा हाउस में इंटर कर रहा था तो महेंद्र अब उसे पीछे उसे रोकते हुए ही कह रहा था, क्या कर रहे हो यार। हाँ राजीव, देख छोड़ दे इस बात पर, देख अभी यहाँ से चल, बेफालतू में कानून को अपने हाथ में मत ले राजीव। इधर यहाँ पर महेंद्र की बात को सुनकर अब राजीव कहता है, देख महेंद्र, तुझे जाना है तो जा, वैसे भी तू मेरे साथ बिल्कुल भी मत आ, लेकिन हाँ आज इतना तो तय है कि आज मैं शीला को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं शीला का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अरे इसे तो मुझे बरसों पहले ही मार देना चाहिए था। काश मुझे पहले पता चल जाता कि शीला ने मेरे बच्चों को दफनाने की मारने की कोशिश की है, तो मैं तो इसका काम तमाम उसी दिन ही कर देता, और ना ही उस समय फिर हमारे बीच में इतनी गलतफहमी आती। और ये कहते हुए ही जैसे ही राजीव अब यहाँ पर अंदर की तरफ आता है, जैसे ही राजीव इधर सामने देखता है तो सामने का नजारा देखकर राजीव यहाँ पर अब खुद राजीव को भी खुद एक बहुत बड़ा शौक लगता है। राजीव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके पैरों के नीचे से अचानक से जमीन ही खिसक गई हो। सामने का नजारा देखकर राजीव को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और वो भी यहाँ पर अपने हाथों से अपनी आंखों को मसलने लगता है कि जो वो यहाँ पर देख रहा है वो सच भी है या उसका कोई सपना है। लेकिन जब वो यहाँ पर अपनी आंखों को मसलता है और अपनी आंखों को खोलकर फिर से देखता है तो फिर से वही नजारा देखकर अब यहाँ पर राजीव कहता है, अंजलि तुम यहाँ पर अंजलि कैसे आई, और तुमने शीला को मार दिया। अंजलि, ये तुमने क्या किया। इधर राजीव की ये बात सुनते ही, क्योंकि महेंद्र जो कि अभी राजीव के पीछे ही उसे रोकते हुए आ रहा था, जैसे ही महेंद्र के कानों में ये शब्द गए तो महेंद्र अब जल्दी से भागकर राजीव के पास आकर खड़ा हो जाता है। और इधर महेंद्र भी जैसे सामने की तरफ देखता है तो ये नजारा देखकर तो खुद मानो महेंद्र को भी एकदम 440 वोट का एक झटका लगा था। सामने का नजारा देखकर महेंद्र को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच भी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सामने शीला की बॉडी पड़ी हुई थी। शीला को इस तरह से देखकर अब यहाँ पर महेंद्र कहता है, भाई तुमने गलत सवाल पूछा है। अरे तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि अंजलि तुमने शीला को कैसे मारा। अरे शीला की हालत तो देखो, सच में मुझे तो इसे देखकर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये इतनी बेरहमी से। इधर ये सुनते ही अब राजीव अब महेंद्र पीरामल को घूर कर देखने लगता है, तो वहीं अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, फाइनली ये नागिन मर गई। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो ये नागिन कभी ब्लैक कैट के अटैक करने से भी ये उस समय जिंदा बच गई थी, जबकि उस समय इसे बचना भी नहीं चाहिए
लिए था, इसकी बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन देखो तब ये ब्लैक कैट के हाथों से बच गई, लेकिन अब इस मासूम सी दिखने वाली अंजलि के हाथों से ये मर गई। राजीव, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या क्या ये सच है? ऊपर वाले, सच में तेरे भी खेल निराले हैं। अब यहाँ पर महेंद्र ऊपर की तरफ देखते हुए भगवान को ये सब कहता है, और अब वो कहता है, देख सच में भगवान, तू ना जाने कैसे कैसे खेल रच देता है। अरे जो औरत एक मच्छर तक को नहीं मार सकती, उसने आज एक कितनी जहरीली नागिन को मार दिया। हाँ, और वो भी इतनी जहरीली जिसका जहर ना जाने कितनी कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है। इधर महेंद्र की इस समय भी ऐसी बात को सुनकर अब उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ही अब राजीव यहाँ पर जल्दी से अंजलि के पास जाता है और अब उसके पास जाकर कहता है, अंजलि ये क्या किया तुमने? अरे अगर तुम ये सब कुछ करने वाली थी तो कम से कम एटलीस्ट मुझे एक बार बताती। तुम्हें इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इधर यहाँ पर राजीव की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अंजलि अब अपने सेंस में आती है और वो यहाँ पर राजीव को देखकर कहती है, राजीव मेरा विश्वास करो, सच में राजीव, मैं इसे नहीं मारना चाहती थी राजीव, वो तो पहले से ही। अब यहाँ पर अंजलि ने इतना ही कहा था कि तभी अब राजीव अंजलि को इस तरह से पैनिक करता हुआ देखकर अब राजीव उसे कहता है, तुमने क्या चुना है हाँ इसे मारने के लिए? क्योंकि शीला की जो यहाँ हालत थी उसे देखकर अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शीला को किस चीज से मारा गया है। इसलिए वो सबसे पहले अंजलि से यही पूछता है कि तुमने क्या चुना है। इस बात पर अब अंजलि कहती है, कुछ नहीं राजीव। बस ये कहते हुए ही अंजलि अब यहाँ पर जोर से रोने लगती है। और अब अंजलि यहाँ पर रोते हुए ही अब राजीव से कहती है, राजीव इसने हमारे बच्चों को मार दिया। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब यहाँ पर राजीव को हक कर लेती है। तो वहीं राजीव भी यहाँ पर अपनी मर्यादा को बनाए रखता है और यहाँ पर अपनी मर्यादा में ही अब वो अंजलि से कहता है, खुद को संभालो अंजलि, मैं हूं ना। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल भी किसी भी तरह की चिंता मत करो। तुम ऐसा सोचो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा करो, तुम यहाँ से भी मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हें गाड़ी में बैठा देता हूँ। क्योंकि जितना तुम अभी यहाँ पर इस औरत को ऐसे ही देखोगी तो शायद ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा अंजलि, तुम बस अभी मेरे साथ चलो। मुझ पर भरोसा करती हो ना अंजलि? इधर राजीव की ये बात सुनते ही अब अंजलि माँ में भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। और अब अंजलि मामी कहती है, राजीव मेरा विश्वास करो, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, मैं समझ रहा हूँ अंजलि, तुम नहीं मारना चाहती थी, लेकिन अब चलो अभी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ देखो अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे बिल्कुल भी अपने दिमाग में लेकर मत आना। हाँ बिल्कुल शांत रहना। तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की या सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए ही राजीव अब अंजलि को पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है। तो वहीं अब महेंद्र पीरामल, जो कि अभी यहाँ पर शीला को ही देख रहा था, वो भी यहाँ पर अभी तक शीला की बॉडी के ही पास था। वो कहता है, आज तो इस नागिन की मौत फाइनली हो ही गई। सच में आज इस नागिन को इस तरह से मरा हुआ देखकर मैं कितना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि आज इसकी मौत की खुशी में मैं यहाँ पर गरबा करूँगा। और ये कहते हुए ही महेंद्र पीरामल अब यहाँ पर अपने फोन से गरबा का म्यूजिक लगा लेते हैं और वो यहाँ पर शीला के आसपास ही अब यहाँ पर डांस करने लगता है और कहता है, नागिन मर गई। आज ये एक मुंह वाली नागिन मरी है। आने वाले वक्त में वो नेत्रा भी ऐसे ही मारी जाएगी। क्या बात है, सच में भगवान ने क्या न्याय किया है इसके साथ। और ये कहते हुए ही महेंद्र अब यहाँ पर अपना डांस जारी रखता है। तो वहीं राजीव जो कि अंजलि को यहाँ पर अपने साथ लेकर गया था, इसलिए वो अंजलि को वहाँ पर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। और अंजलि को गाड़ी में बिठाने के बाद, क्योंकि राजीव को भी यहाँ पर अंजलि के होने के सारे सबूत भी मिटाने थे, इसलिए राजीव फिर से यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के अंदर आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर राजीव फिर से अंदर आता है तो महेंद्र को इस तरह से सामने इस तरह से ऐसे डांस करता हुआ देखकर अब राजीव उसके पास
जाकर कहता है, क्या क्या कर रहा है महेंद्र तू? अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे ऐसे ऐसे कौन करता है? सच में एक तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तुझे यहाँ पर गरबा करने की लगी हुई है। अब यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर महेंद्र कहता है, सच बताऊं ना राजीव, आज इस नागिन का ये हाल देखकर मेरे दिल को जो खुशी मिल रही है ना, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस नागिन के पास ही अब इसका ये नागिन डांस कर रहा हूँ। इधर महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है, चल अगर तेरा डांस हो गया हो तो चल अब सबूत मिटाते हैं। इधर राजीव की इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, पहले तो देख सबूत मिटाना वो एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें अंजलि को बचाना है। लेकिन यार मेरे एक मन की ख्वाहिश है, पहले हमें शीला को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं ना, जो क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ मेरा भी इसको मारने में थोड़ा सा रोल हो, और फिर हम पूरे घर में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो भी यहाँ पर मिलेगा हम उसे अपने साथ ही लेकर चलते हैं। इधर ये सब कुछ देखकर अब यहाँ पर चिराग, जो कि ये सब कुछ देख रहा था, वो कहता है, किंग एक बात तो समझ आ गई है कि शीला मल्होत्रा का कोई सगा नहीं था। अरे शीला को मारने वाला कोई एक नहीं, बल्कि उसकी तो न जाने कितने ही लोगों के साथ दुश्मनी थी। या मैं यूँ कहूँ कि उन्होंने ऐसे रिश्ते किसी के भी साथ नहीं बनाए थे जो उसे उस समय बचा सकता। नहीं सुनते ही अब रोहित अब यहाँ पर अपनी टीवी की स्क्रीन को ऑफ करते हुए ही कहता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि शीला मल्होत्रा ने सालों पहले ऐसा क्या किया था? क्योंकि अब जैसे यहाँ पर जो उसने अंजलि के सामने जो सवाल किए थे, जो उसे बताया था, वो सारी की सारी बातें अब रोहित के कानों में जैसे गूंजने सी लगी थी। अब यहाँ पर रोहित को भी लगता है कि उसे सालों पहले क्या क्या हुआ था वो सारी बातें पता होनी चाहिए। इस बात पर अब चिराग कहता है, ये तो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन निकालने की किंग हम कोशिश कर सकते हैं, बट किंग ये किसी की प्राइवेसी की बात है। अब ये सुनते ही रोहित कहता है, ठीक है तो फिर ये अगर ये किसी की प्राइवेसी की बात है तो फिर ये काम अब ब्लैक कैट करेगी, ये काम उसी को सौंपते हैं। और ये सुनते ही अब चिराग कहता है, हाँ किंग ये बेटर रहेगा। इधर चिराग की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, तुम दोनों जाकर अभी हमारे फाइटर्स को देखो वो तैयार हुए या नहीं। किंग की ये बात सुनते ही अब चिराग और अब्दुल में अपना सिर हिला देते हैं, और वो दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी अब रोहित वहां पर उन्हें रोक कर कहता है, मुझे एक काम और था, मुझे प्रत्युष दीवान की सारी रिपोर्ट चाहिए, उनकी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब चिराग और अब्दुल दोनों ही बस वहीं पर खड़े होकर हैरानी से बस रोहित को ही देखने लगते हैं कि आखिर अब उसे प्रत्युष की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। तो ही वहीं अब अपनी हैरानी में ही अब अब्दुल रोहित से कहता है, क्या बात है किंग, आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है? क्या आपको अब प्रत्युष दीवान पर किसी तरह का कोई डाउट है? इधर अब्दुल की इस बात पर अब किंग कहते हैं, बस यूं ही मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे वो इंसान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, ओके किंग, काम हो जाएगा। और ये कहते हुए ही वो दोनों अब बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं उनके जाने के बाद रोहित अब यहाँ पर अपने रूम में बनी हुई विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है, और अब वो वहाँ पर यही सोचता है कि आखिर इस प्रत्युष दीवान ने शीला मौसी से शादी क्यों की थी? क्या वो पहले इनके बारे में सब कुछ जानते थे? और शीला मौसी जो इतने बुरे काम तक करती थी, क्या उन्हें उनके बारे में किसी भी तरह की कोई भी अपडेट नहीं थी? या अगर उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता था तो फिर वो उसमें उनका साथ क्यों देते थे? और सबसे बड़ी बात कि उनकी शादी कैसे हुई थी? इधर रोहित यहाँ पर अपनी ही सोच में था कि तभी अब वहाँ पर विंडो से एक जोर की हवा अब अंदर की तरफ आती है। विंडो से जैसे ही इतनी जोर की हवा भी यहाँ पर अंदर की तरफ आती है, तो जो उसके सामने यहाँ पर ये एक राजमहल की किताब रखी हुई थी, तो उसके कुछ पन्ने उस हवा से पलटने लगते हैं। ये देखकर अब रोहित जल्दी से यहाँ पर अपने सोफे की तरफ बढ़ जाता है, और वहाँ पर उसके पास अब उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, और वो अब उस बुक को अपने हाथ में उठा लेता है ताकि वो अब इस बुक को पढ़ सके।
रोहित जैसे ही यहाँ पर इस बुक का पहला पन्ना पलटता है तो उस बुक को वो यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक से अब रोहित का फोन बजने लगता है। रोहित जैसे ही अपने फोन को देखता है तो यहाँ पर धनंजय पीरामल का फोन आ रहा था। पहले तो रोहित अपने पापा के नंबर को देखकर अब उन्हें इग्नोर करता है क्योंकि वो इस समय बुक को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता था और अब वो यहाँ पर इस बुक की तरफ अपना फोकस करने की कोशिश करता है कि तभी अब उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज को देखकर रोहित जल्दी से अब अपने फ़ोन को उठाकर जैसे ही अब अपने फ़ोन को देखता है तो उसमें यहाँ पर उसके पापा का ही मैसेज आया हुआ था जिसमें धनंजय पीरामल ने लिखा था, लगता है तुम नाराज हो मुझसे। अब धनंजय पीरामल के इस मैसेज पर अब रोहित यहाँ पर उन्हें रिप्लाई करता है, नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है पापा। अब जैसे ही रोहित ने इस मैसेज को सेंड किया तो उधर से फिर से उसे धनंजय पीरामल एक मैसेज टाइप करते हुए लिखते हैं, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। जैसे ही धनंजय ने इस मैसेज को रोहित को भेजा तो अब रोहित यहाँ पर उनके इस मैसेज का जवाब लिखता है, बिजी हूँ थोड़ा सा पापा, फ्री होकर बात करूँगा। और इसे टाइप करने के बाद वो फिर से धनंजय को इसे भेज देता है। अब रोहित के मैसेज को देखकर अब इधर से धनंजय इस मैसेज को लिखता है, एक नंबर के नालायक हो तुम, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। इधर रोहित यहाँ पर जैसे उसे अपने पापा का फिर से एक और मैसेज मिलता है तो यहाँ पर रोहित उसे पढ़ता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो यहाँ पर उसके मैसेज का जवाब लिखता है, यू मीन पापा कि आप पर गया हूँ ना मैं तो। इधर यहाँ पर ये लिखकर बड़ी ही स्माइल के साथ रोहित ने इसे धनंजय को सेंड कर दिया था और इधर धनंजय ने भी जैसे ही यहाँ पर इस मैसेज को पढ़ा तो वो यहाँ पर अब नो कमेंट्स लिखकर अब फिर से रोहित को भेज देता है। इधर जैसे ही रोहित ने यहाँ पर धनंजय के मैसेज में नो कमेंट देखा तो ये पढ़ते हुए तो रोहित की अब एकदम से हंसी निकल जाती है और वो यहाँ पर सीधे ही अब अपने पापा के फ़ोन पर कॉल लगा देता है। इधर 2 रिंग के बाद जैसे ही सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब रोहित कहता है, हाँ वेरी क्विक फ़ोन उठा लिया आपने, लगता है फ़ोन आपके हाथ में ही था। अब रोहित की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, रोहित देखो मैं तुमसे तुम जो पूछ रहा हूँ मुझे सीधा सीधा जवाब देना, मुझे सच सच बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है रोहित। अब धनंजय की इस बात पर अब रोहित कहता है, मैंने आपको बताया तो था ना पापा कि वो बच्चों के साथ है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अच्छा तो फिर अपनी माँ की नहीं बताना तो फिर यही बता दो कि बच्चे कहाँ पर हैं। धनंजय की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, धनंजय माँ के साथ है पापा। इधर इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि और फिर ये दोनों कहाँ पर है, क्या ये दोनों बताओगे। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ ठीक है ये दोनों एक दूसरे के साथ है पापा। इधर यहाँ पर रोहित की इस जवाबदेही को सुनकर अब धनंजय पीरामल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब उसकी ये बात सुनते ही अब धनंजय अब अपने पेशेंस को खोते हुए कहते हैं, सुनो मिस्टर रोहित मारवा, अगर मैं आयशा से नहीं मिलूंगा ना तो मैं अनिका को भी तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगा। और हाँ मेरी ये बात तुम याद रखना, तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना तो फिर ठीक है, अब तुम भी रेडी रहना। इधर ये सुनते ही अब रोहित कहता है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं पापा। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो। इस बात पर अब रोहित कहता है, लेट्स सी पापा, वैसे आपने अनिका को रानी अवंतिका के बारे में बता दिया। अब जैसे ही रोहित ने ये सवाल धनंजय से किया तो ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल जवाब देते हैं, ये राजमहल के कुछ सीक्रेट्स हैं रोहित, जो कि मैं आम लोगों को नहीं बता सकता हूँ। अपने पापा की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, तो अच्छा तो पापा अब मैं आपके लिए काम हूँ, आई थॉट आई एम स्पेशल फॉर यू। इधर रोहित की इस बात पर अब धनंजय पीरामल बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं और वो यहाँ पर अब रोहित को बिना कोई जवाब दिए अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही धनंजय ने इधर से फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया तो ये देखकर तो दूसरी तरफ से रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सच में उन्होंने आज अपने पापा को बहुत ही परेशान कर दिया था। और अब वो यही सोचता है, पापा मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि आप इस वक्त माँ को बहुत ही याद कर रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं, माँ की सेफ्टी के लिए उनका नाना जी के साथ रहना ही बहुत ही ज़रूरी है। और ये कहते हुए ही रोहित यहाँ पर अपनी जगह पर बैठ जाता है।
इधर इंडिया में दिल्ली में स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में इधर इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर अभी अपनी कैबिन में बैठकर अभी न्यूज़ देख ही रहे थे और वो सामने बैठी हुई अपनी पूरी टीम से अब कह रहे थे हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि अब हमें इस केस को हैंडल करना है। इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब भूमिका कहती है, इंस्पेक्टर अब्बास क्या ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है? भूमिका की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, लगता तो यही है भूमिका, क्योंकि जो इंसान पूरे मनाली में घूम रहा है वो हवा को जहरीली काफ़ी पहले बना चुका है, क्योंकि वो जितना भी मनाली में घूम रहा है वहीं से ही सारी की सारी हवा ही जहरीली होती जा रही है। वो कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकता। ये सुनते ही भी इंस्पेक्टर विकास कहते हैं, वैसे ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। इधर ये सुनते ही अब वहाँ पर बाकी सभी यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास को ही देखने लगते हैं। तो वहीं अब अर्जुन सिंह कहता है कि विलेज मिशन याद है या फिर वक्त के साथ भूल गए हो। इधर ये सुनते ही इंस्पेक्टर विकास बिल्कुल से ही खामोश हो जाते हैं। तो वहीं अब भूमिका कहती है, मेरे ख्याल से ये अब तक सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि अब इसे रोकना सच में एक बहुत बड़ा ही काम है। इस बात पर अब छठी इंद्री कहता है, मैडम ये चैलेंज तो तब होगा ना जब हम मनाली में इंटर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा मनाली में ही इंटर करने का हो चुका है और वैसे भी वहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है और मनाली जाने के लिए अब कोई भी फ्लाइट भी नहीं है। इधर ये सुनते ही और हमने सुना है कि रोडवेज से वहाँ पर जाना भी इतना ईजी नहीं है हमारे लिए। अब ये सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास कुछ सोचने लगते हैं और कुछ सोचने के बाद वो कहते हैं, इस मामले में अब अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, वो दोनों क्या हेल्प करेंगे? ये सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, देखो इस मामले में तुम ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। अनिका गुलेरिया एक डॉक्टर है और रोहित मारवा मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल के मालिक हैं। इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहता है, सर मैं आपकी बात कुछ हद तक समझ सकता हूँ, वैसे इस मैटर में भूमिका भी तो हमारी मदद कर सकती है ना। इस बात पर अब भूमिका कहती है, मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास आप पहले पूरा प्लान तो बताइए कि आखिर हमें कैसे क्या करना है, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। भूमिका की ये बात सुनते हुए इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी पूरी की पूरी टीम को अब यहाँ पर अपना प्लान बताने लगते हैं कि आखिर वो किस तरह से कैसे क्या क्या करेंगे। इधर उनके पूरे के पूरे प्लान को सुनकर अब भूमिका कहती है, देखिए अनिका इस वक्त पेरिस में है कि क्या वो वहाँ से काम छोड़कर यहाँ आ सकती है। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, देखिए हम ट्राई कर सकते हैं कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर नहीं आएगी तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा।